नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे सरकार के ऑफर पर आंदोलनकारी किसानों का क्या फैसला सामने आया। निजामों के शहर में आज कहां गरजेंगे बीजेपी के चाणक्य, और नोएडा पुलिस ने कैसे पकड़ा दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा का फर्जीवाड़ा। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर बाद आंदोलन कर रहे किसानों की मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें सरकार के ऑफर पर चर्चा होगी। दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों को गृह मंत्री ने बातचीत का ऑफर दिया है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे किसानों को गृह मंत्री ने खुला ऑफर दिया है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि किसान सड़क पर नहीं बल्कि प्रदर्शन के लिए केंद्र की तय की हुई जगह पर आए। किसान अगर बुराड़ी के धरना स्थल पर शिफ्ट हो गए तो अगले ही दिन उनसे बातचीत की जाएगी। सरकार की अपील पर किसानों का फैसला बस थोड़ी ही देर बाद आने वाला है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक शुरू हो रही है। मीटिंग के बाद किसानों की तरफ से गृह मंत्री के ऑफर का जवाब दिया जाएगा। मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। वहाँ पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहाँ पर मंच भी लगा सकते हैं। वहाँ टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहाँ पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से गुजारिश की है कि वो गृह मंत्री की अपील मान लें। किसान गृह मंत्री अमित शाह की एक तय स्थान पर शिफ्ट होने की अपील स्वीकार कर लें। इस प्रकार अपने मुद्दों को हल करने के लिए शुरुआती बातचीत का मार्ग खुलेगा और कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सिंधु बॉर्डर, टिकरी, गाजीपुर से लेकर बुराड़ी तक किसान सड़क पर डटे हैं। गृह मंत्री की अपील पर किसान दो धड़ों में बट गए हैं। अगर किसानों की मांगें आपको माननी है तो यहाँ क्या और बुराड़ी क्या? नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम यहीं पे रहेंगे। हम यहीं पे मोर्चा लाएंगे और यहीं पे हम सरकार से अपनी मांगे पूरी कर यहीं से वापस पंजाब में जाएंगे। अब इसके बाद आप लोग बुराड़ी मूव करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे हमारे लीडर कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हमारे को कैद करने के लिए उधर भेज रहे हैं। सरकार बातचीत का ऑफर दे रही है, लेकिन पंजाब और हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच अब भी जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज ओवैसी ब्रदर्स के गढ़ हैदराबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए प्रचार करेंगे। हैदराबाद में निकाय चुनाव की 150 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। दक्षिण में विस्तार के लिए विजय पथ पर निकली बीजेपी ने हैदराबाद के निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारी ओवैसी ब्रदर्स के किले में सेंध लगाने की है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचेंगे और हैदराबाद में बीजेपी के मिशन साउथ को ताकत देंगे। गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत हैदराबाद के मशहूर चार मीनार से सटे भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा से करेंगे। सुबह करीब 10:45 पर अमित शाह भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करेंगे। सुबह 11:45 पर वो सिकंदराबाद के सनत नगर, खैरताबाद और जुबली हिल्स इलाके में रोड शो करेंगे। अमित शाह रोड शो के बाद दोपहर करीब 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेशन चुनाव में करीब 7 लाख वोटर हैं, जिन पर बीजेपी और एआईएमआईएम की नजर है। कॉर्पोरेशन की 150 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव में टीआरएस को सबसे ज्यादा 99 सीटें मिली थी, जबकि ओवैसी की पार्टी को 44 सीट, बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 और टीडीपी को केवल 1 सीट मिली थी। ओवैसी का दबदबा पुराने शहर की 60 सीटों पर है। कॉर्पोरेशन में अपनी पार्टी का मेयर बनाने के लिए ओवैसी को ओल्ड सिटी के बाहर भी वोट चाहिए। इसलिए जूनियर ओवैसी ने महाकाली मंदिर के नाम पर वोट मांगने का दाव खेला, लेकिन बीजेपी के चुनावी गणित से हैदराबाद का गेम प्लान दिलचस्प हो गया है। अमित शाह से पहले शनिवार को ओवैसी के शहर में ओवैसी भाइयों को चुनौती देने के लिए योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे। योगी के जुबानी वार पर सीनियर और जूनियर ओवैसी ने खूब पलटवार किया। हैदराबाद निकाय चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। दक्षिण के विजय रथ पर निकली बीजेपी ने स्थानीय चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव में बदल दिया है।
शनिवार को प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे ओवैसी ब्रदर्स पर अटैक किया, लेकिन ओवैसी बंधु भी पलटवार करने में पीछे नहीं हटे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने लोगों से हैदराबाद शहर का नाम बदलने का वादा किया तो सीनियर ओवैसी आग बबूला हो गए। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। बीजेपी के आक्रामक प्रचार के बाद असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पुराने हैदराबाद की हिंदू बहुल कॉलोनियों में मजलिस कर रहे हैं। लाल दरवाजे वालों, कोई स्कूल मिला, कोलीपुरा वालों, कोई दवाखाना मिला बीजेपी की तरफ से, कोई नौकरी मिली। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम बहुल हैदराबाद में हिंदू वोटरों की स्थिति को फौरन ताड़ दिया और सीधे ओवैसी एंड कंपनी पर अटैक किया। बहुत दिनों तक निजाम शाही के पिछड़ों बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर भाग्यनगर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। जानकारों के मुताबिक बीजेपी हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी पर यूं ही हमलावर नहीं है, बल्कि वो हैदराबाद में हिंदुत्व के एजेंडे से जीत के साथ दक्षिण में स्थापित होने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। मुंबई में महामारी में का कहर बढ़ने पर ही उद्धव सरकार ने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। पिछले 7 दिनों में मुंबई में कोरोना के केस में 24% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र में रोज 6000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। फिर भी बाजारों में कोरोना काल में तय नियम खुलेआम तोड़े जा रहे हैं। लिहाजा उद्धव सरकार ने बीएमसी को नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। इस वक्त हमें मुंबई के दादर मार्केट में, ये शहर के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है और यहाँ पर आप देखिए वीकेंड का दिन है और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। अभी दोपहर के करीब 3:45 बज रहे हैं, तब यहाँ पर स्थिति ऐसी है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा यहाँ पर पैर रखने तक के लिए जगह नहीं होगी। चिंता की बात यह है कि यहाँ पर आने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो सही तरह से मास्क पहन नहीं रहे या फिर मास्क ही नहीं पहन रहे। वहीं दुकानदार भी कई ऐसे हैं जो खुद भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और इसी वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा इस जगह पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुंबई में सबसे ज्यादा एक्टिव केस कोलाबा, चेंबूर वेस्ट, गोरेगांव, कांदिवली और अंधेरी वेस्ट में है। कोलाबा में सबसे ज्यादा 8.5% कोरोना के एक्टिव केस हैं। और कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की 3 प्रयोगशालाओं का दौरा किया। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन अगले साल बाजार में आने की उम्मीद है। कोरोना की वैक्सीन की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 3 प्रयोगशालाओं में गए। मोदी के दौरे के बाद ये खबर आई कि अगले 6 महीने में 30 से 40 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी और अगले साल स्वदेशी वैक्सीन भी मार्केट में आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी देश की जिन 3 कंपनियों के लैब में गए वो वैक्सीन बनाने के बेहद करीब हैं। अहमदाबाद की जायडस कैडिला कंपनी में जैकोव डी नाम की वैक्सीन तैयार हो रही है, जिसका दूसरा ट्रायल चल रहा है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी में कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड नाम से बन रही वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है। What we discussed is the plan, implementation plan. जिस बारे में हमने बात की वो उस प्लान को लेकर था जिसे लागू करने के लिए इमरजेंसी यूज का लाइसेंस जरूरी होगा। इसके लिए डेटा की जानकारी जरूरी होगी। फिर हम ये भारत के ड्रग कंट्रोलर एजेंसी को सौंपेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया को हम पूरी करेंगे। हम इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चाहते। उसके बाद ये स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला होगा कि कितनी डोज तैयार करनी है। 2021 की पहली और दूसरी तिमाही में इनकी तादाद करोड़ों में होगी। The first and second quarter of 2021. प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि केंद्र सरकार जुलाई तक 30 से 40 करोड़ तक डोज खरीद सकती है।
मुंबई में लिफ्ट में फंसने से 7 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। खबर हर माता पिता के लिए चेतावनी है। हादसा मुंबई के धारावी इलाके में हुआ। एक बिल्डिंग की लिफ्ट में फंसने से 7 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे का वक्त था। 3 बच्चे खेलते खेलते लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए। लिफ्ट रुकी तो उन्होंने लिफ्ट का चैनल गेट खोला। 2 बच्चे लिफ्ट के बाहर निकल गए। तीसरा बच्चा जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश में लगा, ठीक उसी वक्त लकड़ी का दरवाजा बंद हो गया और बच्चा लकड़ी के गेट और लोहे की चैनल के बीच में ही फंस गया। इसके आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बेहद विचलित करने वाली है। हादसा इतना खतरनाक था कि मासूम बच्चे की लिफ्ट में फंसकर ही मौत हो गई। धारावी पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है। नोएडा पुलिस ने पैसे लेकर परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में जालसाजी कर रहा था। दिल्ली पुलिस में नौकरी के लिए परीक्षा चल रही थी। नाम किसी और का था और परीक्षा कोई और दे रहा था। नौकरी के लिए फर्जी परीक्षार्थी बिठाने का ये खेल दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 62 में चल रहा था। गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और तहकीकात के बाद कुछ और लोग भी शिकंजे में आएंगे। ये सारा खेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक ऐप के जरिए किया जाता था। इन लोगों के पास एक ऐप है जिसमें 2 लोगों का फोटो अगर उसमें ऐप में डाल दें तो वो दोनों को मिक्स करके एक ऐसा फ़ोटो बना देता है जिससे दोनों का चेहरा मिला जुला लगे, और उससे वो एक फ़र्ज़ी DL या कोई भी ID बना के तैयार करते थे ताकि जो सॉल्वर अगर जा रहा है तो उसका चेहरा जो है, और सॉल्वर भी इनके पास बहुत सारे थे तो यथासंभव प्रयास करते थे कि मिलते जुलते चेहरे वाले सॉल्वर को अवेलेबल कराएं। फर्जी परीक्षार्थी बिठाने वाला ये गिरोह कई सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा में जालसाजी करता था और अब तक कई लोगों को नौकरी दिला चुका था। इनके पास से 2,10,000 रुपए, 3 गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की वर्दियां और कई फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी अपनी गाड़ी में दिल्ली पुलिस की वर्दी लेकर चलते थे ताकि पकड़े जाने पर खुद को दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता सकें। पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप पर हमले का वीडियो वायरल हुआ है। मामूली विवाद में जानलेवा हमला हो गया। पेट्रोल कम डालने के आरोप पर विवाद खड़ा हुआ और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर सरेआम हमला हो गया। पहले थप्पड़ और घूंसों से मारा गया, फिर धारदार हथियार से हमला हुआ। यहां तक कि डस्टबिन से भी वार कर पीटा गया। 2 लड़के पेट्रोल भरवाने गए थे। पंप के स्टाफ से झगड़ा हुआ तो चले गए और थोड़ी देर बाद 8-10 लोगों के साथ आकर हमला बोल दिया। हमले में पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप के मालिक ने पैसे छीने जाने का भी आरोप लगाया है। FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी के कानपुर में सिर्फ 500 रुपए के लेन देन में एक युवक की जान पर बनाई। मारपीट के आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सड़क पर गिरा था युवक और एक साथ 5-6 लोग पिटाई कर रहे थे। लात घूंसों और बेल्ट से सरेआम पीटा गया। सड़क पर भीड़ थी लेकिन कोई बचाने नहीं आया। घटना कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के कर्रही रोड की है और ये मारपीट महज 500 रुपए के लेन देन को लेकर हुई। संगत धाराओं में बर्रा थाने पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो विक्टिम है उनका नाम रुद्र प्रताप सिंह है। इन्होंने 2 लोगों की नामजद तहरीर दी थी जिसमें अनिकेत राजपूत और आशु राजपूत हैं। बाकी वीडियो से हम बाकी जो भी अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जल्द ही उनको अरेस्ट करेंगे। घटना का वीडियो वायरल है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे में क्या कुछ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।